वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और सीआरपीसी 1973 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपके संभावित प्री के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग से मेरी ये गुज़ारिश रहेगी कि आप लोग भी इसको नोट करते चलिए, ताकि प्री के टाइम पर, प्री एग्ज़ाम के टाइम पर मेन जो-जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एक सेक्शन में से, वो आप लोग को उसका आइडिया लगता जाए, ताकि प्री के टाइम पे तो आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब आजकल क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है एक प्री एग्जाम्स का, वो चेंज हो रहा है। अब आजकल वो एक्ट नंबर वगैरह ऐसे वो ज़्यादा पूछने लगे हैं। तो सीआरपीसी में ये याद रखिएगा कि ये एक्ट नंबर 2 है ऑफ 1974। ये पहला आपका प्री का क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। अब आइए चलते हैं, इसका प्रिएम्बल क्या कहता है देखते हैं। प्रिएम्बल इसका स्टार्ट होता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अब हम इस लाइन को डिवाइड करते हैं और मतलब समझते हैं इसका। प्रिएम्बल इसका कह रहा है कि एक एक्ट है कंसोलिडेट करने के लिए। अब एक्ट ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी लॉज थे क्रिमिनल प्रोसीजर के हमारे पास प्रायर टू 1973, हमने उन सब को एक साथ लाके एक नया हमने एक्ट बना दिया। अगर हमारे पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजरल लॉज थे क्रिमिनल के, उसको हमने एक साथ लाए और एक साथ लाके हमने उसको एक ही एक्ट में हमने उसको कंसोलिडेट कर दिया, हमने उसको बना दिया द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर आगे ये क्या कह रहा है, फिर एक कह रहा है एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अब हमारे पास जस्ट 1973 सीआरपीसी से पहले सीआरपीसी थी हमारे पास 1898 की, उसमें हमने करा अमेंडमेंट। अब उसमें अमेंड करके, उसको अमेंड करके एंड यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पे ये एंड है और नहीं है। कभी-कभी आपसे प्री में ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कंसोलिडेट और अमेंड है, कंसोलिडेट या एंड अमेंड है। ठीक है? तो हमने कंसोलिडेट करा, मतलब हमने सारे लॉज़ को एक साथ हम लेकर आए एंड हमने वो अमेंड करा। अमेंड हमने करा जो कि हमारे पास 1898 का कोड था, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, अमेंडमेंट वाज़ मेड इन द सीआरपीसी 1898। अब हम कंसोलिडेट करके एंड अमेंड करके हमने बनाया द सीआरपीसी 1973। ठीक है? अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखते हैं ये कि बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा कि ये 24th ईयर में इनैक्ट हुआ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के। ठीक? अब आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 अपना प्रिलिमिनरी। तो सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यहाँ पे कई कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो मैं ये बता दूं, ये जो एक्सटेंट वर्ड है ना, ये एक्सटेंट इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट बताता है कि कितने टेरिटरी में हमारा जो सीआरपीसी है वो एक्सटेंडेड है। ठीक है? आइए क्या कह रहा है इसका क्लॉज 1, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है? सेकेंड क्लॉज ये कह रहा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये होल ऑफ इंडिया वाला ये जो पार्ट है, ये हमारे पास आया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। और इसके पहले यहाँ पे लिखा रहता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर अब उसको ओमिट कर दिया है। ये अब आपसे कहीं कहीं ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट से और कौन से ईयर के एक्ट से इसको ओमिट करा गया। तो ये प्लीज याद रखिएगा, ये एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 था, जो कि था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और उसकी इफेक्टिव डेट थी 31st ऑफ अक्टूबर 2019। ठीक है? तो अब आज की तारीख में अगर पूछा जाए, तो सीआरपीसी आज की तारीख में पूरे के पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड है। ठीक है? अब इसका प्रोवाइजो है, इसका प्रोवाइजो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड other than those relating to chapters 8, 10 and 11
देयर ऑफ। अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, शैल नॉट अप्लाई लिखा है। शैल नॉट अप्लाई मतलब चैप्टर 8, 10 एंड 11 को छोड़कर जितने भी प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के, वो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उन पर अप्लाई नहीं होते हैं। अब अ, जो भी स्टेट ऑफ नागालैंड है, उसके पास उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली, उसके पास एक पावर दी गई है सीआरपीसी के द्वारा। अब वो पावर क्या दी गई है, अब हम वो नीचे आके पढ़ते हैं। अब इसमें नीचे लिखा है, बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। अब आइए इसका मतलब क्या है, ये इस पूरे का अपन मतलब देखते हैं। इन इस पूरे अपन पैराग्राफ को डिवाइड करते हैं और इसका मतलब समझते हैं अपन कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे पहली चीज तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो सीआरपीसी है अब हमारे पूरे देश पर, इंडिया दैट इज भारत, उस पर अप्लाई हो रही है। ठीक है। अब लेकिन एक प्रोवाइजो इनका ये कह रहा है कि भाई चैप्टर 8 को, 10 को एंड 11 को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के, वो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उन पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिसका कंट्रोल होगा स्टेट ऑफ नागालैंड के ऊपर, या वो स्टेट गवर्नमेंट जिसका कंट्रोल होगा ट्राइबल एरियाज पर। अब ट्राइबल एरियाज कौन से हैं, तो अब ट्राइबल एरियाज आपको ट्राइबल एरियाज के लिए देखना पड़ेगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 6, जिसमें कि 4 राज्य जो हैं, 4 स्टेट जो हैं वो शामिल हैं। पहला स्टेट है आसाम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मेघालय, चौथा है मिजोरम। तो ये चारों स्टेट के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, उन पर सीआरपीसी के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे चैप्टर 8, 10 एंड 11 को छोड़कर। लेकिन अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि नागालैंड की है, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है उन ट्राइबल एरियाज पर ना, उनको एक पावर दे रहा है सीआरपीसी। क्या पावर दे रहा है, अगर स्टेट ऑफ नागालैंड की गवर्नमेंट चाहे तो वो एक सिंपल नोटिफिकेशन निकाल कर, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल नोटिफिकेशन निकालना है कि आज से फलाना फलाना प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस हैं या जो भी प्रोविजंस लगे उस स्टेट गवर्नमेंट को हमारी सीआरपीसी में जो भी दिए हुए हैं, कि भाई ये प्रोविजन बहुत जरूरी है हमारे स्टेट में अप्लाई करने के लिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल कर उतने उतने प्रोविजंस को स्टेट ऑफ नागालैंड या फिर वो ट्राइबल एरियाज वाली गवर्नमेंट अपने स्टेट में लागू कर सकती है, उन ट्राइबल एरियाज पर लागू कर सकती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इजीली सिर्फ एक नोटिफिकेशन से लागू करा जा सकता है। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज जो है ना, ट्राइबल एरियाज basically means the territories which immediately before 21st of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred in para 20 of the 6th schedule to the constitution, other than those within the local limits of municipality of Shillong। अब यहाँ पे एक काम करिए, इसको जरा हाईलाइट कर लीजिए, अदर देन दोज विद इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि जो ट्राइबल एरियाज है ना, ये ट्राइबल एरियाज वो वाली टेरिटरीज को माना जाएगा जो कि 21 जनवरी 1972 के पहले ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम में इंक्लूडेड माने जाते थे। और उनका प्रोविजन आज के टाइम में हमारे 6th शेड्यूल में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के। और अब वो जो ट्राइबल एरियाज है ना, अब वो 4 स्टेट्स में अब वो बट गए बेसिकली। अब वो आसाम का हो गया है, त्रिपुरा का हो गया है, मेघालय का हो गया है एंड मिजोरम का हो गया है। ठीक है। तो ये चारों, तो ये 4 स्टेट में वो जो ट्राइबल एरियाज हैं वो बट गए हैं। ठीक है। तो अब उन ट्राइबल एरियाज पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा सीआरपीसी के बाकी प्रोविजंस चैप्टर 8, 10 एंड 11 को छोड़कर। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना, अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो सीआरपीसी है
वो पूरी की पूरी एप्लीकेबल है म्युनिसिपल एरिया ऑफ शिलोंग पे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वेदर सीआरपीसी इज एप्लीकेबल इन द लोकल लिमिट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, तो आपका यहाँ पे आंसर यस जाएगा कि सीआरपीसी इज एप्लीकेबल इन द म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। ठीक है, फिर इसका थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है? इसका थर्ड क्लॉज ये कह रहा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। ये तो आपको याद रखना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो पूछते रहते हैं। तो ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल आने वाला है 1974 को, फोर्स से इफेक्टिव है। इनटू फोर्स आ गया था, मतलब इफेक्टिव है ये। ठीक है, स्टेट हम अमेंडमेंट अभी के लिए हम छोड़ देते हैं एंड आगे चलते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि है डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि डेफिनेशन से हम मतलब समझते हैं, या फिर एक जो लेमन है एक वो मतलब ये समझते हैं कि साहब डेफिनेशन में कुछ ना कुछ डिफाइन करा गया होगा, किसी ना किसी चीज की डेफिनेशन दी गई होगी। लेकिन सीआरपीसी में बहुत सारे डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनमें जिनको डिफाइन नहीं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको डिफाइन नहीं करा गया है, बट उनका इंक्लूजन बताया है कि भाई इस चीज में क्या क्या इंक्लूड करेगा। एक होता है डेफिनेशन बताना कि हम उस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे, एक होता है इंक्लूजन बताना कि ये एक वर्ड है, अब इसमें ये इंक्लूड होगा। उसको हमने ये नहीं बताया कि साहब उसका बेसिकली मतलब क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है, वो नहीं हमने बताई है। ठीक है, तो अब यही सब चीजें इसमें है। आइए चलते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस के साथ। डेफिनेशंस कह रहे हैं इन दिस कोड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका क्या मतलब है? ये वाली जो ये लाइन लिखते हैं ना, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसका मतलब क्या है? ये एक स्कोप दे रहा है आपको इंटरप्रेट करने का कि कहीं अगर कोई और मतलब निकल रहा हो या कोई और कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज लिखी गई हो, सो दैट डजंट मीन्स कि आप वहां भी आप यही वाली सीआरपीसी की ये वाले जो डेफिनेशन है आप यही एप्लीकेबल करेंगे। वहां पे जहां पे कोई और मतलब निकल रहा हो या कोई और कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही हो, तो वो उसी मतलब के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो कि वहां पे लिखा हुआ है। मतलब ये एक आपको स्कोप दे देता है चीजों को दूसरे वे में इंटरप्रेट करने के लिए। आप बाउंड नहीं हैं कि आप जहां पे भी आपको सपोज बेलेबल ऑफेंस लिखा मिला है, तो आप उसको सीआरपीसी वाला ही बेलेबल ऑफेंस आप समझें। बस ये लाइन का इतना सा मतलब होता है, तो प्लीज ये याद रखिएगा। अब आइए, क्लॉज ये क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है सबसे पहले हमारे बेलेबल ऑफेंस की। अब बेलेबल ऑफेंस में क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसको एक बार। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। अब बेलेबल ऑफेंस का इन्होंने यहाँ पे मतलब क्या बताया कि एक ऐसा ऑफेंस जो कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल के तौर पे दर्शाया रखा है या दे रखा है। सीआरपीसी अपनी सीआरपीसी के जब आप पीछे जाएंगे ना, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल दिखेगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो जो भी ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस के कैटेगरी में रखा गया है, वो सारे ऑफेंसेस आप मान के चलेंगे कि वो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपको कहीं भी देखना हो कि भाई कौन सा ऑफेंस आईपीसी का बेलेबल है या नहीं है, तो आप कहीं नहीं देखेंगे, आप सीधे जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी के, ये चेक करने कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या वो नॉन बेलेबल है। ठीक है, अब इसमें आगे ये कह रहे हैं कि और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर अगर कोई और सा लॉ है। अब सीआरपीसी में तो आईपीसी वाले दे रखे हैं बेसिकली, जो भी ऑफेंसेस बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन में ये कोई और सा भी लॉ इंक्लूड कर रहे हैं कि जो सपोज किसी और लॉ में, अब सपोज एक्साइज एक्ट है आपका आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। तो अगर ऐसे किसी भी लॉ में, मतलब सिर्फ ये दो लॉ नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे किसी भी लॉ में अगर कोई भी ऑफेंस बेलेबल शोन कर रखा है, तो वो ऑफेंस बेलेबल रहेगा। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। अब यहाँ पे जो आपका ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इससे क्या मतलब है कि बेलेबल ऑफेंस को हटाकर जो भी ऑफेंस बच रहा है, वो सारे ऑफेंस आपके नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक,
अब इसका सेक्शन 2 का क्लॉज बी क्या कह रहा है? ये बता रहा है चार्ज के बारे में। अब देखिए चार्ज की इन्होंने डेफिनेशन नहीं दी, चार्ज का इन्होंने इंक्लूजन्स दिए हैं। अब चार्ज में क्या लिखा है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अब यहाँ पे ये देखिए, कहीं भी आपको पूरे के पूरे सीआरपीसी में ना आपको कहीं चार्ज की जो डेफिनेशन है वो नहीं मिलेगी। जो वर्ड चार्ज है ना वो कहीं आपको डिफाइन हुआ हुआ नहीं मिलेगा, उसका ये इंक्लूजन ही मिलेगा। अब चार्ज के रिस्पेक्ट में एक सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 211, लेकिन वो अभी हम नहीं जाएंगे। अभी अगर हम सेक्शन 211 पे चले गए तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, तो वो हम जब वहां पे आएंगे हम तभी देखेंगे उसको। अभी तो ये देखिए कि जो चार्ज वर्ड है, चार्ज वर्ड बस कोड के द्वारा यूज करा जाता है। चार्ज कभी भी आप जो देखते हैं ना कि एक वर्ड हम अमूमन यूज करते हैं कि साहब चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई। तो वो जो चार्जशीट जो वर्ड है ना, वो चार्जशीट एक्चुअल में सीआरपीसी का वर्ड नहीं है। वो सीआरपीसी का जो वर्ड है चार्जशीट के बजाय हम जो यूज करते हैं, जो सीआरपीसी में जो लिखा है ना, वो फाइनल रिपोर्ट है। जो वर्ड सीआरपीसी में जो है चार्जशीट के एवज में जिसको हमको यूज करना चाहिए, वो वर्ड है फाइनल रिपोर्ट। और जो वर्ड है ना चार्ज, ये चार्ज बस कोड यूज करता है। मतलब ये जो वर्ड है चार्ज, ये सिर्फ चार्ज जो है ना वर्ड, जो वर्ड चार्ज है, ये हमेशा फ्रेम जो करा जाता है ना, ये कोर्ट के द्वारा, ये मजिस्ट्रेट के द्वारा ये फ्रेम करा जाता है एंड फाइनलाइज भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा ही करा जाता है। पुलिस चार्ज जो वर्ड है उसको बस अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करती है कि हमने फला फला कि हमने एफआईआर में उस पर ये चार्ज लगा दिया। एक्चुअल में ये जो वर्ड है ना चार्ज, ये गलत है एफआईआर के रिस्पेक्ट में जब हम यूज करेंगे। ठीक है, जो चार्ज वर्ड है ना, ये हमेशा कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में ही यूज होता है। अब जो आप ये देख रहे हैं ना कि चार्ज, यहाँ पे अगर हमें हेड्स ऑफ चार्जेस जो वर्ड है ना ये समझना है ना, तो हेड ऑफ चार्जेस को ऐसे समझिए कि सपोज एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है एंड उस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में एक अक्यूज्ड है, उसके अगेंस्ट में दो या तीन ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं। मतलब उसके अगेंस्ट अब जो चार्ज बनेंगे वो दो या तीन बनेंगे, क्योंकि उसने, अब सपोज मानिए कि उसने तीन ऑफेंस उसने कर दिए, ठीक है, एंड मैजिस्ट्रेट ने उसके अगेंस्ट उन ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी चार्ज होगा ना वो उसने चार्ज फ्रेम कर दी मजिस्ट्रेट ने। ठीक है, अब वो जो तीन जो ऑफेंसेस होंगे ना, वो तीन ऑफेंसेस इंडिविजुअली हेड ऑफ चार्ज कहलाएगा कि साहब इस एक हेड ये हो गया, एक हेड ये हो गया और एक हेड ये हो गया, तीन हेड्स हो गए। अब तीन हेड्स में से क्लॉज बी क्या कह रहा है कि तीनों हेड में से कोई एक भी जो हेड होगा ना उस चार्ज का, वो भी चार्ज कहलाएगा। अब आप चाहे तीन हेड्स हो चाहे चार हेड्स हो किसी चार्ज के, चाहे पांच हेड्स हो, उसको इंडिविजुअली हम चार्ज कहते हैं। सीआरपीसी के अंडर, सीआरपीसी की लैंग्वेज में चार या पांच एक्विजिशंस का मतलब हो गया चार या पांच चार्जेस, एंड चार या पांच चार्जेस जो भी हेड्स ऑफ चार्जेस हुए वो, उनको इंडिविजुअली हम चार्ज कहते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट ये चार्ज या ये चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। ठीक, अब इसका क्लॉज सी देखिए, इसका क्लॉज सी क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अब इसमें पढ़ते हैं ये क्या लिखा है इसमें। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर प्री में ये क्वेश्चन आ जाए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है, तो वो 2C में डिफाइंड है। एंड या फिर अगर ये केस, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल केस कहाँ पे डिफाइंड है, तो अब कॉग्निजेबल ऑफेंस का तो हमको पता रहता है कि साहब 2C में डिफाइंड है, पर कॉग्निजेबल केस भी आपको याद रखना है कि कॉग्निजेबल केस जो वर्ड है ना ये भी 2C में ही डिफाइंड है। यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है क्योंकि ये अंदर की साइड लिखा है, कभी कभी हम पढ़ते नहीं है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब हो गया? मीन्स एन ऑफेंस, एक ऑफेंस जिसके लिए, फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, जिसमें कि एक जो पुलिस ऑफिसर है मे, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स,
अरेस्ट विदाउट वारंट, तो कॉग्निजेबल चाहे ऑफेंस हो या कॉग्निजेबल केस हो, इन दोनों ही सिचुएशंस में एक जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो क्या कर सकता है, वो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस में सीआरपीसी के किसी भी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, एक अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि सपोज अब एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई किसी अक्यूज के अगेंस्ट में, और अब उस एफआईआर पे पहले तो जो भी पुलिस है पहले तो उसने इन्वेस्टिगेशन करी, एंड वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को लगा कि साहब यही अक्यूज है और जो भी एफआईआर में जो भी मेंशन कराया गया है, जो भी विक्टिम ने लिखाया गया है या जो भी कंप्लेनेंट ने एफआईआर में लिखवाया है वो सही है, तो उसको मैजिस्ट्रेट के पास जाके वारंट लेने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। और अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में या कॉग्निजेबल केस में उसको किसी वारंट की जरूरत नहीं है। बस उसको ये चीज अपने आप को पहले क्लियर करनी है कि जो भी उसने ऑफेंस रजिस्टर करा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, या जो भी केस उसके पास है वो कॉग्निजेबल केस होना चाहिए, तभी वो उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। अब उसको ये चीज कैसे पता पड़ेगी किसी पुलिस ऑफिसर को कि कोई केस कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब इसके लिए भी उसको सीआरपीसी के सबसे एंड में जहां पे उसका फर्स्ट शेड्यूल है, आइए चलिए काम करते हैं, देखते हैं चलिए कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, अब इसमें मैं नीचे आता हूँ, अब फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं अपन। देखिए 469 आ गया और बिल्कुल इसके एंड में अगर हम चलेंगे, अ, ये देखिए, ये इसका लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल। अब इस फर्स्ट शेड्यूल में जब हम नीचे आएंगे तो ये ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड यहाँ पे मेंशन्ड है, ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी। ठीक है, अब ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी में सबसे पहला जो ऑफेंस है वो अबेटमेंट का ऑफेंस है यहाँ पे सेक्शन 109 में। अब यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का ये फोर्थ कॉलम है, और इसमें अब आप देखिए क्या लिखा है इसमें, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबेटेड इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब वो 109 में जब अपन सीआरपीसी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि अब इसका क्या मतलब है। लेकिन अभी तो आप मोटा मोटा ये देखिए चीज को कि अब यहाँ पे ये सारे बने हुए हैं, कॉलम्स बने हैं। अपन ने जो बेलेबल एंड जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो पढ़ा था उसका कॉलम कॉलम नंबर नंबर 5 है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल का कॉलम नंबर 4 है। तो जब भी चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो या जब भी आप प्रैक्टिस करें या जब आप एज अ जज बन के जब आप बैठे हो, तो आप डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज चेक करने के लिए आपको सीधे इस शेड्यूल में आना है और इस लिस्ट को आपको चेक करना है कि भाई कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा क्या है, कौन सा नहीं है। अब देखिए जैसे सपोज आजकल ये सेडिशन की बहुत बात चल रही थी, तो 124 ए में जो ये सेडिशन दिया गया है, अब इसमें देखिए इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है एंड फाइन है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स एंड फाइन है। ठीक है, अब इसमें ये पनिशमेंट है। अब यहाँ पर ये केस ये सेडिशन का जो मामला है ये कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। अब सपोज करिए कि भाई किसी पुलिस ऑफिसर के पास कोई सेडिशन की कोई कंप्लेंट आती है या कोई एफआईआर लॉन्च होती है किसी के अगेंस्ट सेडिशन के ग्राउंड्स पर। अब उस ऑफिसर के पास हम ये पावर रहेगी, चूंकि ये केस कॉग्निजेबल है, तो वो उसको डायरेक्ट जाके अरेस्ट कर सकता है, उसको किसी मैजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं हम अपने डेफिनेशन के सेक्शंस पर। चलिए ये अब क्लॉज सी हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल देख लिया, और अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर किसी भी और लॉ, अगर कोई और लॉ बना हुआ है और उसमें भी कोई ऑफेंस मेंशन्ड है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर को चेक करना पड़ेगा कि कौन से लॉ में कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, किसमें वो अरेस्ट कर सकता है, किसमें नहीं कर सकता है।
ठीक। अब चलिए क्लॉज डी में हम आते हैं। ये बात कर रहा है कंप्लेंट की। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी प्री में आ जाता है कंप्लेंट, मेनली कंप्लेंट आता है, तो इसको याद रखिएगा कि ये 2D में है। क्या कह रहा है कंप्लेंट में? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन। यहाँ पे ये वर्ड है एनी एलिगेशन made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. अब कंप्लेंट क्या है बेसिकली? तो कंप्लेंट अब कोई भी एलिगेशन है जो कि ओरली भी हो सकती है या फिर इन राइटिंग भी हो सकती है। इस चीज को भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन, ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्लेंट क्या सिर्फ राइटिंग में होगी या सिर्फ ओरली होगी? तो ये दोनों में हो सकती है। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और ये ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। और किसको होगी कंप्लेंट, ये हमेशा याद रखिएगा। कंप्लेंट इज ऑलवेज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट ओनली। कंप्लेंट हमेशा किसी मैजिस्ट्रेट को होगी। आप कभी कोर्ट ऑफ सेशन में जाके या कभी आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ सेशंस के पास। जब भी कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेंट आपको मेंशन करनी है, मतलब कंप्लेंट आपको फाइल करनी है एक मैजिस्ट्रेट के पास ही। ठीक है। और कंप्लेंट बेसिकली हमारा ये भी एक कंप्लेंट से का एक जो जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है ना हमारा, वो ये है कि कंप्लेंट हमेशा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ना मोशन में लाती है। बिकॉज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो दो ही तरह से इन मोशन आता है। या तो आप एफआईआर लॉन्च कराइए या फिर आप कंप्लेंट फाइल कराइए। और एक और चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि एफआईआर जो है वो फाइल नहीं होती, एफआईआर हमेशा लॉन्च्ड होती है और कंप्लेंट हमेशा फाइल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्या कह रहा है ये? अब किस लिए कंप्लेंट फाइल करते हैं, यहां से वो डील हो रहा है हमारा। क्या कह रहा है ये? विद अ व्यू टू हिज, यहाँ पे है क्या व्यू है? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। अब हम मैजिस्ट्रेट के पास ही अब हम कंप्लेंट क्यों फाइल कर रहे हैं? उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है कि भाई मैजिस्ट्रेट जो है ही शुड टेक एक्शन अंडर दिस कोड, कि सीआरपीसी के अंडर मैजिस्ट्रेट के पास जो भी पावर है तो हमारी कंप्लेंट के ऊपर वो एक्शन लेगा, जो भी उसकी पावर्स में है अंडर सीआरपीसी। दैट some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। कि किसी पर्सन ने, चाहे वो आपको नोन हो या अननोन हो, उसने कोई ऑफेंस करा है, उसके अगेंस्ट में जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो एक्शन ले, है ना। एंड अब इसमें आगे क्या लिखा है, यहाँ कॉलम के यहाँ ये कॉमा के बाद, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। मतलब कंप्लेंट जो है वो एक पुलिस रिपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं करी जा सकती। एक जो बेसिक रूल है वो यही है कि पुलिस रिपोर्ट अलग है, कंप्लेंट अलग है। आप किसी पुलिस रिपोर्ट को एज अ कंप्लेंट ट्रीट नहीं कर सकते। पर अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है इस लाइन के बाद। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation the commission of a non cognizable offense shall, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा shall है, be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। अब थोड़ा सा चलिए जरा क्लॉज सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले केस में, है ना। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले केस में क्या क्या लिखा था अपन ने? अभी क्या डिस्कस करा था हमने? अभी ये डिस्कस करा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो भी एफआईआर लॉन्च होगी तो पुलिस ऑफिसर को पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो एफआईआर उसने लॉन्च करी है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही है या नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन वाला हमारा किस चीज से लिंक कर रहा है? एक्सप्लेनेशन हमारा ये कह रहा है, अब इन केस किसी पुलिस ऑफिसर ने अगर कोई एफआईआर लॉन्च कर ली एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को ये मालूम पड़ा कि भाई जो भी एफआईआर उसने लॉन्च करी है ना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस वाली नहीं है। मतलब वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। इनिशियली पुलिस ऑफिसर को ये लगा था कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए उसने उसने एफआईआर लॉन्च कर ली। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करी जब उसने, तब उसको ये पता पड़ा कि भाई ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस था ही नहीं, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन तब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और
अब उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है, उसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार हो गई। अब रिपोर्ट तैयार जब हुई, तब उसको ये मालूम पड़ा कि अरे ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है कंप्लेंट, ना कि एफआईआर। अब जब वो रिपोर्ट जो भी आएगी ना पुलिस ऑफिसर के पास से, और वो रिपोर्ट ये डिस्क्लोज कर रही हो कि जो केस था वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस था आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट होगी ना पुलिस की, उसको यहाँ पे क्या लिखा है, उसको माना जाएगा कि वो रिपोर्ट जो है वो एक कंप्लेंट के तौर पे मानी जाएगी। ऊपर क्लॉज डी में ये लिखा था कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो कभी कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। अब उसका एक्सप्लेनेशन ये बात कह रहा है कि अगर कोई भी पुलिस रिपोर्ट ऐसी आई जो कि डिस्क्लोज करे कि वो कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट मान लेंगे, और जो पुलिस ऑफिसर ने वो रिपोर्ट बनाई है उसको हम कंप्लेनेंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी ये चीज पूछ ली जाती है, तो इस चीज को प्लीज याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे क्लॉज ई देखिए, क्लॉज ई में दिया गया है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का क्या मतलब बताया गया है, मीन्स सब क्लॉज वन उसका है, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। किसी स्टेट के रिलेशन में अगर बात हो रही हो तो हाई कोर्ट का मतलब होगा उस स्टेट का हाई कोर्ट। सब क्लॉज टू क्या कह रहा है, in relation to a union territory to which the jurisdiction of the high court for a state has been extended by law, that high court। अगर हम किसी यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में अगर हम बात करें ना, तो यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में वो हाई कोर्ट को हाई कोर्ट माना जाएगा जिसके की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो यूनियन टेरिटरी आ रही हो हमारे पास, क्योंकि इंडिया में हर यूटी को एक उसका इंडिविजुअल हाई कोर्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो भी किसी स्टेट का है, एंड वो यूनियन टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन अगर उस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, तो उस स्टेट के हाई कोर्ट को उस यूनियन टेरिटरी का भी हाई कोर्ट मान लिया जाएगा। सब क्लॉज थ्री क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यूनियन टेरिटरी के केस में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होगा ना, उस टेरिटरी के लिए जितनी भी टेरिटरी उस यूटी के अंडर आती होगी, है ना, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर वो हाई कोर्ट माना जाएगा, जिस भी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो यूनियन टेरिटरी का एरिया आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉज एफ में आते हैं। क्लॉज एफ में दिया गया है इंडिया। इंडिया का क्या मतलब, इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। अब इंडिया की टेरिटरी में, अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर को भी पर भी सीआरपीसी को अप्लाई कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, सो दैट मीन्स अब इंडिया के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को भी सीआरपीसी भी इंक्लूड कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले तक चूंकि जम्मू एंड कश्मीर पर सीआरपीसी लागू नहीं होती थी, तो सीआरपीसी वाला जो क्लॉज एफ का जो इंडिया है उसके अंदर जम्मू कश्मीर को हम नहीं डाल सकते थे। पर अब जो सीआरपीसी का क्लॉज एफ वाला जो इंडिया है ना, अब इसके अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉज डी क्या कह रहा है, क्लॉज डी बात कर रहा है इंक्वायरी की। इंक्वायरी में देखिए क्या लिखा है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि इंक्वायरी कौन करता है। अगर प्री में पूछ लिया जाए तो इंक्वायरी इज ऑलवेज कंडक्टेड ईदर बाय मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट। एक ये चीज आपको याद रखनी है प्री के लिए, प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एंड अब दूसरी चीज इसमें क्या लिखी है कि इंक्वायरी जो होती है ना, वो ट्रायल नहीं होती। ठीक है, अगर कोई कभी पूछ ले कि साहब इंक्वायरी क्या ट्रायल में इंक्लूडेड है, तो नहीं, ट्रायल अलग होती है एंड इंक्वायरी अलग होती है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, अब अगर आपको एक डायरेक्ट एक एग्जांपल चाहिए ना, तो मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ इंक्वायरी का। अब सपोज कोई अक्यूज्ड है और मैजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है बिफोर द ट्रायल स्टार्ट्स कि भाई इस आदमी को हम जुडिशियल कस्टडी में भेजें या हम पुलिस कस्टडी में भेजें।
तो वो जो प्रोसेस होगा ना, जहाँ पे कोर्ट अपना माइंड यूज करेगा इस कंक्लूजन पे आने के लिए कि भाई इसको जुडिशियल कस्टडी देनी चाहिए या इसको पुलिस कस्टडी देनी चाहिए, वो चीज आएगी इंक्वायरी में। वो जो पूरा एक प्रोसेस होगा ना, वो इंक्वायरी होगी। और ट्रायल क्या होता है? ट्रायल इज बेसिकली जब चार्जेस जब फ्रेम हो जाते हैं, तो उनको प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है, उसको हम ट्रायल कहते हैं। ठीक है। अब क्लॉज एच में आइए। क्लॉज एच बात करता है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. इन्वेस्टिगेशन में क्या कह रहा है कि वो सारी प्रोसीडिंग्स जो इस कोड के अंदर हैं, किस चीज के लिए हैं? वो हो रही हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी पर्सन, मैजिस्ट्रेट को छोड़कर, जिसको कि ऑथोराइज करा गया है मैजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन कौन कौन करता है? अगर प्री में ये भी क्वेश्चन आ जाए तो इन्वेस्टिगेशन दो लोग करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर करता है या फिर एक एनी पर्सन, कोई भी आदमी करता है, हु इज ऑथोराइज बाय द मैजिस्ट्रेट टू कलेक्ट द एविडेंस। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हो गई कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। मेन मोटिव क्या है इन्वेस्टिगेशन का? एक ये भी याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन का मेन मोटिव हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अगर पुलिस ऑफिसर कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जो रिलेटेड है कलेक्शन ऑफ एविडेंस से, तो वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्लॉज आई में, जो कि बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या है कि इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। अब जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो उन सारी प्रोसीडिंग्स को इंक्लूड करती है जिसमें कि एविडेंस लिया जाता है लीगली ऑन ओथ। ठीक है। मतलब जिस जिस भी प्रोसीडिंग में कोई भी एविडेंस ऑन ओथ लिया जा रहा हो, लीगली लिया जा रहा हो, उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब जे में आता है आपका लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है? लोकल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this code, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। तो लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो लोकल एरिया जिसमें कि एक कोर्ट या एक मैजिस्ट्रेट अपनी जो भी पावर्स हैं जो उसको सीआरपीसी देता है, उसको एक्सरसाइज कर पाए। अब जो ये ब्रैकेट में लिखा है ना, इस ब्रैकेट में लोकल एरिया का भी एक स्पेसिफिकेशन लिखा है कि अब एक लोकल एरिया पूरा स्टेट भी हो सकता है या एक पार्ट ऑफ द स्टेट भी हो सकता है। पर ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा या ये स्पेसिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अब वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि किसी का लोकल एरिया या लोकल वो जुरिस्डिक्शन कितना कितना हो सकता है, मतलब उसका एक्सटेंशन डिसाइड नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ये डिसाइड करेगी कि भाई उसका जो भी लोकल वो जुरिस्डिक्शन है, वो पूरा स्टेट होगा, मतलब वो उसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो पूरे स्टेट की बाउंड्रीज होंगी या फिर कोई पार्ट ऑफ द स्टेट आएगा उसमें। ठीक है। अब आते हैं क्लॉज के में, जो कि बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया की। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब है एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिक्लेयर करा जाता है। अब सेक्शन 8 बात करता है बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया की। तो जब हम सेक्शन 8 में आएंगे, हम उसको विस्तार से हम समझेंगे कि भाई मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्चुअल में क्या है। क्लॉज एल बात कर रहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मतलब ऐसा केस इन विच एक पुलिस ऑफिसर के पास
कोई अथॉरिटी नहीं होगी अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। अब वही चीज जो कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस में हमने पढ़ी थी कि कॉग्निजेबल केस में तो पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की किसी भी ऑफेंडर को। क्लॉज एम्स का बात कर रहा है नोटिफिकेशन की। अब नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, जो भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश होगा उसको उसको एक नोटिफिकेशन माना जाएगा। एन बात कर रहा है ऑफेंस की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये प्री में आता है। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। ऑफेंस क्या, अब सीआरपीसी क्या कह रहा है ऑफेंस के बारे में? बेसिकली ऑफेंस का मतलब है कोई भी एक्ट या ओमिशन। ऑफेंस इंक्लूड्स बोथ एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल बनाया गया है या पनिशेबल माना गया है किसी भी लॉ में या किसी भी लॉ के द्वारा, बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड इंक्लूड्स, और ये इंक्लूड भी करता है क्या, कोई भी एक्ट ऐसा कि जिसके रेस्पेक्ट में कोई कंप्लेंट फाइल हुई हो अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। ये सेक्शन 20 को भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि सेक्शन 18 है, 19 है, 20 है, कौन सा है जिसमें कि कंप्लेंट फाइल होगी और वो कंप्लेंट एज अ ऑफेंस मानी जाएगी। ठीक। आगे चलते हैं क्लॉज ओ में। ओ बता रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable। यहाँ पे इसको मार्क करिएगा, above the rank of constable, or when the state government so direct any other police officer so present। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बेसिकली ये क्या लिख रहे हैं इसमें? ये कह रहे हैं कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन होगा ना, वो इंक्लूड करेंगे कौन कौन से ऑफिसर, जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो है जब वो एब्सेंट है फ्रॉम द स्टेशन हाउस, या फिर देखिए दो चीजें होती हैं, एक एब्सेंट होना या फिर अनेबल टू वर्क ड्यू टू इलनेस या अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। या फिर पहली चीज तो ये कि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में सक्षम है पर वो एब्सेंट है स्टेशन हाउस से, मतलब वो छुट्टी चले गए हैं या कहीं उनका ट्रांसफर हो गया है, तो उस ड्यूरेशन के दौरान और किसी नए आदमी के वहां पे पोस्टिंग नहीं हुई है, तो वो एब्सेंट माने जाएंगे फ्रॉम फ्रॉम स्टेशन हाउस, या फिर वो किसी बीमारी के कारण या किसी और पर्पज से अपनी ड्यूटीज जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की होंगी उसको परफॉर्म करने में सक्षम नहीं है या अनेबल है। तब क्या होगा, जो भी पुलिस ऑफिसर होगा जिसकी स्टेशन पर ड्यूटी होगी जो कि उनसे नेक्स्ट इन रैंक होगा, मतलब जो कि उनसे जूनियर इन रैंक होगा एक, है ना, उसको मान लिया जाएगा कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है। लेकिन जो भी नेक्स्ट इन रैंक होगा, जो भी जूनियर इन रैंक होगा ना ऑफिसर, उसको अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल उसको होना पड़ेगा, मतलब कांस्टेबल की रैंक वाला भी नहीं चलेगा। यहाँ पे साफ साफ वर्ड मेंशन है हु इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी डायरेक्ट करे, कोई और पुलिस ऑफिसर जो भी वहां पे प्रेजेंट हो उसको स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहे तो उसको बना सकती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा काम, बाय डिफॉल्ट ये नियम चलेगा कि जो भी नेक्स्ट इन रैंक होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माना जाएगा, और वो जो भी ऑफिसर है वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल उसको होना पड़ेगा। अब क्लॉज पी क्या बात कर रहा है? क्लॉज पी बात करता है प्लेस की। अब प्लेस क्या है? प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, अ बिल्डिंग, एक टेंट, व्हीकल या वेसल। अब इस प्लेस में ना ये पांचों चीजें आ जाएंगी कि या तो प्लेस वेसल हो सकती है, या व्हीकल हो सकता है, या टेंट हो सकता है, या बिल्डिंग हो सकती है, या हाउस हो सकता है। ठीक है, प्लेस इनके सिवाय भी और भी हो सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेस इंक्लूड्स, मतलब प्लेस के अंदर ये आते हैं, पर ये एक्सक्लूसिवली बस यही नहीं आते हैं, प्लेस कुछ और भी हो सकती है, लेकिन सीआरपीसी के हिसाब से अगर कोई हाउस है, कोई बिल्डिंग है, कोई टेंट है, कोई व्हीकल है या कोई वेसल है, वेसल का मतलब आप ये मानिए कि हर वो चीज जो पानी के ऊपर जो चलती है, जैसे शिप हो गई या कोई या ये मोटर बोट्स वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो सब वेसल्स में आता है, ठीक है। अब क्यों बात कर रहा है प्लीडर की, तो प्लीडर का मतलब है व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, मींस प्लीडर का क्या मतलब है, अगर किसी कोर्ट के रेफरेंस में यूज करा जाए ना, किसी प्रोसीडिंग के रेफरेंस में, तो प्लीडर मींस a person who a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings, ठीक है। तो वो प्लीडर माना जाएगा जो भी ऑथराइज्ड है टू प्रैक्टिस इन अ कोर्ट किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, एंड हर वो आदमी इंक्लूड होगा उसमें जो कि अपॉइंटेड होगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब क्लॉज आर बात करता है पुलिस रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो रिपोर्ट है जो कि फॉरवर्ड करी जाती है बाय अ पुलिस ऑफिसर किसी टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। अब 173 सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी आपको रिपोर्ट एक पुलिस ऑफिसर एक मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है ना, उसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्लॉज एस में दिया है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का क्या मतलब है, पुलिस स्टेशन यहाँ पे जो लिखा है, इट मींस एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली by the state government to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf। तो पुलिस स्टेशन का मतलब हो गया कोई भी पोस्ट या कोई प्लेस जो कि डिक्लेयर्ड करा जाए या तो जनरली या स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को या एक पुलिस स्टेशन के रूप में। और अब यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स क्या है, कोई भी लोकल एरिया जो कि स्पेसिफाई करा जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, ठीक है। तो एक पुलिस स्टेशन क्या हो गया, एक पुलिस स्टेशन कोई भी पोस्ट या प्लेस हो गई या एक लोकल एरिया हो गया जो कि स्पेसिफाइड करा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्लॉज टी बात कर रहा है प्रेस्क्राइब की। प्रेस्क्राइब मींस प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस कोड। अब जो भी रूल्स इस सीआरपीसी के अंडर बनाए जाएंगे, उनके द्वारा जो कुछ भी प्रेस्क्राइब करा जाएगा वो इस टर्म के एम्बिट में आएगा जो कि है प्रेस्क्राइब, ठीक। यू में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या मतलब है, इट मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, ये चीज याद रखिएगा, सेक्शन 24 है यहाँ पे, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पे दो चीजें हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक तो हो गया जिसको कि अपॉइंट करा गया सेक्शन 24 के अंदर, एंड दूसरा आदमी वो हो गया जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सहमति से कोई भी केस को प्रोसिक्यूट कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शंस में, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुपरविजन में, ठीक है। अब क्लॉज वी हो गया सब डिवीजन। सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे एक जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, तो जिनको कि सब डिवीजन कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। क्लॉज डब्ल्यू में आ गया समन्स केस। अब समन्स केस का क्या मतलब है, समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। अब केसेस जो है वो ब्रॉडली हम दो तरह में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक होता है समन्स केस, दूसरा होता है वारंट केस। अब समन्स केस का मतलब है जो कि इसके अकॉर्डिंग जो कि वारंट केस ना हो, ठीक। अब डब्ल्यू ए है, अब ये चीज नई ऐड करी गई है, डब्ल्यू ए ये ऐड करी गई है एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 से, और इसकी इफेक्टिव डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर 2009 है, ठीक। विक्टिम का क्या मतलब है, विक्टिम मींस अ पर्सन
who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir। ठीक है। अब विक्टिम का क्या मतलब है? विक्टिम मीन्स एक कोई भी पर्सन जिसको कि कोई इंजरी हुई या कोई लॉस हुआ, ठीक है? किसकी वजह से हुआ? बाय रीज़न ऑफ द एक्ट और ओमिशन, किसी एक्ट के चलते या किसी ओमिशन के चलते, जिसके लिए जो अक्यूज़ पर्सन है, उसको चार्ज किया गया है ना? एंड जो एक्सप्रेशन है ना विक्टिम, विक्टिम इंक्लूड्स, जो वर्ड है विक्टिम उसमें जो भी विक्टिम है उसके गार्जियंस और लीगल ईयर्स दोनों को कवर करा जाएगा। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, उसके जो भी गार्जियन होंगे या उसके जो भी लीगल ईयर्स होंगे ना, वो भी विक्टिम की डेफिनेशन में इंक्लूड करे जाएँगे। तो विक्टिम का मतलब क्या हो गया? जो एक मेन जो एक मतलब हो गया विक्टिम का हो गया, ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कि लॉस या इंजरी सफ़र करी हो, मतलब जिसके ऊपर या जिसको कोई लॉस हुआ हो या कोई इंजरी जिसको कॉज़ हुई हो किसी एक्ट या ओमिशन से, जिसके अगेंस्ट में किसी अक्यूज़्ड पर्सन को चार्ज करा गया हो, मतलब कोई एक्यूज़ेशन उसके खिलाफ रखा गया हो, है ना? एंड विक्टिम जो वर्ड है उसमें उसके गार्जियंस एंड लीगल ईयर्स को भी इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है? अब क्लॉज़ एक्स हो गया वारंट केस। वारंट केस का क्या मतलब है? इट मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment फॉर लाइफ और imprisonment फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स। अब वारंट केस ये प्री में पूछ लेते हैं कि वारंट केस का मिनिमम कितना टर्म का इम्प्रिजनमेंट होगा वारंट केस के अंदर। तो ये याद रखिएगा कि वारंट केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा का ही होगा, व्हिच ऑटोमैटिकली कंक्लूड्स कि जो समन्स केस है उसमें जो भी इम्प्रिजनमेंट है जो भी पनिशमेंट है वो 2 साल से कम का होगा। ठीक है? क्योंकि ये केस प्री में आ जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये प्री में आ जाता है कि समन्स केस में मैक्सिमम कितना और वारंट केस में मिनिमम कितना सेंटेंस। ठीक है? अब यहाँ पे क्लॉज वाई है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस used herein and not defined but defined in the IPC have the meanings respectively assigned to them in that code। क्या कह रहा है क्लॉज वाई कि जो भी वर्ड्स हैं या जो भी एक्सप्रेशंस हैं जो कि यहाँ पे यूज करे गए हैं बट जो डिफाइन नहीं करे गए हैं, लेकिन वो वर्ड्स आईपीसी में डिफाइंड करे गए हैं, तो उनका मीनिंग इस कोड में वही माना जाएगा जो कि आईपीसी में उनका मतलब माना जा रहा है। ठीक है। अब ये आपका कंक्लूड हुआ, ये आपका खत्म हुआ डेफिनेशन वाला पार्ट। अब अब जो सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स है ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल विधि कक्षा, जिससे कि जो भी जब भी हम नए वीडियोस हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी क्लासेस रेगुलरली चलती रहें। थैंक्स अ लॉट।